तो जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये सेकंड वीडियो है स्टेट्स ऑफ मैट्रिक के लिए। बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ तक का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी अवोगाड्रोस लॉ। अब अवोगाड्रोस लॉ में हमें क्या बात पढ़ने को मिलती है? अवोगाड्रोस लॉ हमें ये बात कहता है कि अगर गिवन मास ऑफ अ गैस मौजूद होगा तो जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स से। यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगी। और जो बात किसी हद तक बहुत ही जायज़ और समझ में आने वाली भी है कि ऑफ कोर्स जब क्वांटिटी ऑफ गैस पार्टिकल ज़्यादा होंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स, तो ऐसी सूरत में वो गैस जो है वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ a gas is directly directly proportional to the number of moles at constant pressure and टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा है, तब जाके हम एक बहुत ही इजी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कभी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, कभी प्रेशर इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा है। और ऐसी सूरत में फिर हम ये बात देखेंगे कि गैस जो आपके पास मौजूद है उसका जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अब अगर ये बात हम मैथमेटिकली लिखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें अगर आप जो है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं तो फिर ये हो जाएगा V/N इक्वल्स K। यानी कि द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि फॉर इनिशियल स्टेट यानी चेंज करने से पहले, कोई भी एक चीज़ चेंज करने से पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि V1/N1 is equals to K, यानी कि the ratio of the initial volume and the initial number of moles are always constant, and if we change the number of moles then the final state would be like this, that for final state V2/N2 is equals to K। अब जब हमें पता है कि भाई इनिशियल स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशो हमेशा कांस्टेंट के ही इक्वल है, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड हमेशा सेम आ रही है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और वो कंपैरिजन फिर हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा V1/N1 इक्वल्स V2/N2, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द अवोगाड्रोस लॉ। अब अभी तक मैंने आपके साथ बॉयल्स लॉ का डिस्कशन किया है और चार्ल्स लॉ का डिस्कशन किया है और अवोगाड्रोस लॉ का डिस्कशन किया है। अब किसी भी डिस्कशन में अभी तक हमने आपके साथ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं करी, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन तो हमने अभी तक आपके साथ कोई डिस्कस किया ही नहीं है। तो
एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास थोड़ी सी मज़ीद डेवलप हो जाए, और फिर हम उसको फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे कि अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं फिर क्या ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगी. सो लेट्स सपोज at 17 degrees Celsius, a sample of hydrogen gas occupies 125 centimeter cube. What would be the volume at 100 degrees Celsius if the pressure remains constant? तो देखिए, ये आपके पास एक बहुत ही आसान सा सवाल है. आसानी सवाल की इस तरीके से पता चलती है कि आप उस सवाल को सबसे पहले एनालाइज करें कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. तो अभी हम सिर्फ गिवन चीज़ों को एनालाइज करें तो हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन है. ठीक है, इसके अलावा 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन है. तो क्लियर हो गया कि हमारे पास T1 और T2 गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर गिवन है. फिर हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है कि भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस इस 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक वॉल्यूम भी गिवन हो गया. और कहा जा रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम. तो हमें एक वॉल्यूम दिया गया है और एक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है. तो ऐसे सवाल का अगर आप डेटा डिज़ाइन करते हैं तो जो डेटा होगा आपके पास, उस डेटा में T1 हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, T2 हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, V1 चूंकि ये जो 125 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ये 17 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड है, तो मैं V1 कंसीडर करूंगा 125 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 हमारे पास फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू होगी. अब देखें ऐसे सवाल को जहाँ पे 17 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, अगर इसमें आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर भी दें केल्विन में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ में 273 ऐड होगा, वो एट दी एंड कैंसिल हो ही जाएगा. ठीक है, ये आपकी मर्जी है आपको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है ऐसे सवालों के अंदर. लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच है कि हमने ये जो भी तमाम डिस्कशन करना है ये आइडियल गैस के लिए करना है, और आइडियल गैस के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में पढ़ते हैं. तो अगर आप यहाँ पे केल्विन में उसको कन्वर्ट करते हैं तो एक ये अच्छी अप्रोच कंसीडर की जाएगी. इससे समझ आएगा कि इससे चेक करने वाले को पता चलेगा कि नहीं यार आप जो है एक साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं. तो 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, तो आपके पास ये तो हो गया 373 केल्विन. और 17 को अगर आप करते हैं ऐड 273 में तो ये हो गया 280 और 290 केल्विन. तो आपके पास जो है टेम्परेचर रेडी है, वॉल्यूम आपके पास गिवन. अब आप चाहें तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि चाहें तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो वही है, उसी में हम लोग वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं. अगर सवाल में ये बात मेंशन होती कि हमें जो फाइनल वॉल्यूम चाहिए वो डेसीमीटर क्यूब में चाहिए तब तो लाजमी हो जाता. इस वक्त मेंशन नहीं है, तो अब हमारी मर्जी है कि भाई हम कन्वर्ट करना चाहें या ना चाहें. तो सॉल्यूशन आपके पास क्या बनेगा कि V1 ओवर
T1 इक्वल्स V2/T2, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। V1 आपके पास हो गया 125, V2 अननोन है जो फाइंड करना है, T1 290 केल्विन है और T2 373 केल्विन है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनी 125 टाइम्स 373 डिवाइडेड बाय 290, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 125 टाइम्स 373 डिवाइडेड बाय 290, ये आपके पास बना 160.77, जिसको राउंड ऑफ करके आप 161 भी लिख सकते हैं। 160.77 सेंटीमीटर क्यूब। ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई जो इस वक्त हमने आपको सॉल्व करके दिखा दी। अच्छा, अब बॉयल्स लॉ भी है, अवोगाड्रोस लॉ भी है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी होती हैं, तो मैं इनके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। एक बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया कि चार्ल्स लॉ की प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं कि इफ़ वी कंबाइन दीज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, देन वी केम टू दिस conclusion that we get ideal गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन की बिहाफ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये तीन नाम हो गए, आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्कशन होगी, एक हेडिंग आ गई अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमसे ये कहता है कि अगर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करें एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए, एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए, तो उस सिंगल एक्सप्रेशन को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन ये नाम दे सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमें डिस्क्राइब करती है गैस के बिहेवियर को, जिसमें गैस का बिहेवियर से मुराद क्या है हमारा, कि हम जो है प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स की बेसिस के ऊपर बात करेंगे, और इस बिहाफ पे हमारे पास पूरी एक कंडीशन डिस्कस होगी। सो लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात बनती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एवोगैड्रोस लॉ के तहत बात बनती है कि वॉल्यूम इज directly proportional to the number of molecules at constant temperature and pressure. After combining these laws, तो मैं यहाँ पे लिखूँ by combining
the above laws we get that volume is directly proportional to the number of moles temperature over pressure। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल्स टू आएगा तो एक कांस्टेंट भी साथ में आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूं कि जो आर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये आर इज़ बेसिकली जनरल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि हमने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को किस यूनिट में पढ़ा है। उस यूनिट के एतबार से इस आर की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हम इसको ऑर्डर में अगर लिखें तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हो गई जनरल गैस इक्वेशन आपके पास रेडी। अब अगर जो गैस के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 है फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी कि पी वी इक्वल्स आर टी, तो आर तो आपके पास कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन बनेगी पी वी ओवर टी इक्वल्स आर। ये बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब भी एक्सप्रेशन ड्राइव होती तो चंद एक रूल्स होते हैं कि भाई वेरिएबल्स एक साइड पर रहें, कांस्टेंट एक साइड पर रहें, तभी हमारे पास ये आर एक साइड पे होगी और तमाम वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं उनको हमने एक साइड पे कर दिया। अब इनिशियल स्टेट के लिए फॉर इनिशियल स्टेट ये बना आपके पास P1 V1 ओवर T1 जो के बराबर है R के। फॉर फाइनल स्टेट ये बना P2 V2 ओवर T2 और ये भी बराबर है आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट के हवाले से। तो जब दोनों ही जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल हैं तो क्यों ना हम इनको कंबाइन कर दें, क्योंकि दोनों की एक साइड तो इक्वल है, तो यानी ये दोनों भी एक दूसरे की इक्वल है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। इस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम दे सकते हैं और इसमें पे डिपेंड करता है कि भाई कि कितनी गैसेस मौजूद हैं और कितने बार आपने चेंजेस किए। फिल वक्त सॉरी, गैस तो एक ही मौजूद होगी, कितने चेंजेस आपने किए। तो P1 V1 ओवर T1 प्लस P2 V2 ओवर T2 प्लस P3 V3 ओवर T3 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये आपके पास एक डिस्कशन आ गया। अब इसमें अगर एक सवाल को आपके साथ डिस्कस किया जाए कि लॉफिंग गैस जो कि निट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, my bad, dinitrous oxide at 30 degrees Celsius and 820 torr pressure occupies a volume of 10.32 decimeter cube. Calculate the volume that it will occupy at standard temperature and pressure, STP, standard temperature and pressure। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया पूरा सवाल।
इस सवाल का डेटा अगर हम यहाँ पे बनाएं तो डेटा में आपके पास क्या क्या बातें आ जाएंगी। डेटा में आ जाएगा कि भाई T1 है 30 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स इसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। P1 आपके पास आ गया 820 टॉर। V1 आ गया आपके पास 10.32 डेसीमीटर क्यूब। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। V2 अननोन है, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है भाई, आपके पास 273 केल्विन होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 760 टॉर होता है। ये वो बातें जो आपने जहन में रखनी है, इनका कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई हिंट होगी। ये एक सिंपल सी बात है कि भाई एसटीपी क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर तो वही रहता है 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 टॉर, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो फिल वक्त आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। आपने एक्सप्रेशन लिखी, एक्सप्रेशन आपके पास बनी P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। V2 आपने कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा P1 V1 और इधर आ गया T2 और इधर आ गया P2। अब सारी वैल्यूज़ को हमने एक जगह पे लिख दिया। P1 है 820 और अच्छा अब यहाँ पे मैं 273 ऐड कर दूँ जो कि बनेगा 303 केल्विन। सो V1 आपके पास है 10.32, T2 है आपके पास 273। अच्छा यहाँ पे मैंने T1 नहीं लिखा, सॉरी, 273 और T1 आपके पास आ गया 303 और P2 आ गया 760। अच्छा अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनता है 820 टाइम्स 10.32 टाइम्स 273 डिवाइडेड बाय 303 एंड 760। तो ये मेरे पास आया आंसर 10.03 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें आपके पास इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर को कंपेयर करें अगर आप फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर के, तो सीधी सीधी बात ये आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर में कमी आई है, तभी आपका वॉल्यूम भी अब कम हो गया। सही। अच्छा जी, ये आपके पास इस सवाल का डिस्कशन हो गया। अच्छा, जनरल गैस कांस्टेंट का जिक्र आया तो उसके यूनिट्स का भी जिक्र करना बनता है, क्योंकि जनरल गैस कांस्टेंट जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। कांस्टेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसकी मॉडिफिकेशन, जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफिकेशंस भी आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं पी वी इक्वल्स एन आर टी। अच्छा, इसमें एन जो है, एन से मुराद क्या है, एन से मुराद तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स के क्या मतलब होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपके पास बना पी वी इक्वल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास आर टी। ठीक है जी, ये आपके पास बना। अब इसमें आपने थोड़ी सी चेंजेस करे कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी उसको यहाँ ले आए, मास ओवर वॉल्यूम हो गया। मास ओवर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ग्रेड 10 से आप लोग, बल्कि उससे पहले से भी पढ़ लें, लेकिन ग्रेड 10 से एक सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। तो जो मास ओवर वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है डेंसिटी के, राइट।
तो आपके पास एक्सप्रेशन कैसी आई कि P टाइम्स M इक्वल्स डेंसिटी टाइम्स RT। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपके पास प्रेशर टाइम्स मोलर मास डिवाइडेड बाय जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास हो गया डेंसिटी का डिस्कशन। यही सवाल आप अगर वॉल्यूम को ना छेड़ने जाता तो या फिर इसे जो वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी को वहां रहने दे, मोलर मास कैलकुलेट अगर आपने करना हो तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डेटा, या फिर आप मोलर मास को अपनी जगह रहने दें, ये हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स जनरल गैस कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर ओवर प्रेशर। ये हो गया मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए या मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये डिपेंड कर रही होती है बातें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो बेसिकली एक मोल का मास होता है तो उसको मोलर मास भी कह दिया जाता है, लेकिन ओनली फॉर 1 मोल्स, राइट। ये आपके पास दो मॉडिफिकेशंस हो गई जनरल गैस इक्वेशन की। अब जनरल गैस कांस्टेंट की बात की जाए, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर के लिए आपके पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। देखें, डिपेंड करता है आप किस कंडीशन के ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में रख रहे हैं तो वैल्यू अलग होगी। प्रेशर जो है आप टॉर में रख रहे हैं और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में रख रहे हैं तो वैल्यू अलग होगी। अगर आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रख रहे हैं, ठीक है, तो बात अलग हो जाएगी। जैसे कि फिल वक्त अगर मैं यहाँ पे बात लिखूं, इफ pressure is in atmosphere and volume is in डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला तो बनता है पी वी इक्वल्स एन आर टी। अब आर का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आया पी वी ओवर एन टी। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो 1 आ जाएगा, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मोल के लिए 22.4, क्योंकि मोल्स जो हैं गैस के वो तो आप 1 कंसीडर करेंगे तो ये मोल्स भी 1 हो गए। और टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा 273। तो हमने यहाँ पे लिखा 22.4 डिवाइडेड बाय 273, तो ये हो गया 0.082, 0.082। और यूनिट्स में हमारे पास क्या आएगा ATM डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल केल्विन। ये हो गया आपके पास सबसे कॉमन यूनिट। ठीक है, एक और बहुत ही कॉमन यूनिट है, वो क्या है कि इफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, ऐसी सूरत में आपने फिर क्या डिस्कशन करना है कि भाई इक्वेशन तो आपके पास है R इक्वल्स पी वी ओवर एन टी। मोल्स गैस के अभी भी 1 रहेंगे, ठीक है, टेम्परेचर 273 रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 0.0224, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब से आपने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और जो प्रेशर होगा, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आपके पास बना 101,325, वॉल्यूम हो गया 0.0224, 22.4 को डिवाइड किया हमने
और मोल्स 1 रहे, टेम्परेचर 273 रहा। तो ये आपके पास हो गया 101325 टाइम्स 0.0224 डिवाइडेड बाय 273। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू 8.31। 8.31 8.31 आपके पास ये बना। प्रेशर आपके पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये एट द एंड हमारे पास क्या बना, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ओवर मोल्स केल्विन। तो न्यूटन मीटर पर मोल्स केल्विन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर किसके बराबर है, फोर्स को आप 1 मीटर तक पुश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास एक दूसरा यूनिट इसका, जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है जी, ये हमारे पास बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। एक न्यूमेरिकल अगर इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कैलकुलेट the density of oxygen gas at 45 degrees Celsius when the gas is confined in cylinder at 1.54 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको टेम्परेचर गिवन है और एटीएम गिवन है, यानी कि प्रेशर गिवन है, और आपसे कहा यह जा रहा है कि आप इस सवाल में क्या कैलकुलेट करें, डेंसिटी। तो भाई सबसे पहले तो हम बनाते हैं डेटा। डेटा के अकॉर्डिंग टेम्परेचर गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 273 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 273, ये हो गया 318 केल्विन। प्रेशर आपके पास गिवन है 1.54 एटीएम। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आप ऊपर जाएं, डेंसिटी का फॉर्मूला देखें। डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर मोलर मास ओवर आर टी, पी एम ओवर आर टी। तो सॉल्यूशन आपके पास हुआ डेंसिटी इक्वल्स पी एम ओवर आर टी। बेसिकली ये जो पार्ट 2 मुझे वीडियो को बनाना था, ये मुझे कल बना के कल ही अपलोड करना था, लेकिन तबीयत की वजह से जो है ये कल डिले हो गया। फिर आज अभी मैं सिर्फ ये सोच के बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने 20 अप्रैल कहा था, 19 तो आज हो गई है। तो मैं कुछ भी करके जितना काम आ सकूँ आप लोगों के, आप जितने भी लोग हैं, 5 6 8 जितने भी लोग हैं, जितना मुझसे फ़ायदा हो सके आप लोगों का वो हो जाए। कल को आप मेरे लिए दुआ कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर आपके पास गिवन है और मोलर मास आप फाइंड कर लेंगे, ऑक्सीजन गैस है। आर आप सीधा सीधा भाई है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना चाहिए, 0.082 ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। और टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। प्रेशर की जगह पे मैंने लिख दिया 1.54, मोलर मास की जगह पे लिख दिया मैंने 32, क्योंकि ऑक्सीजन O2 डायटोमिक गैस की सूरत में एग्जिस्ट करता है। 0.0821 जनरल गैस इक्वेशन की वैल्यू हो गया, टेम्परेचर हो गया 318। तो ये मैं 1.54 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाय 0.0821
एंड 318, ये बना हमारे पास 1.887। तो डेंसिटी की वैल्यू हो गई मेरे पास 1.887 और यूनिट हो जाएगा ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है हम लोग स्टैंडर्ड वेज में डेसीमीटर क्यूब में डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई डेंसिटी। ठीक है जी। कहाँ गया? सही। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो डिस्कशन चल रहा है, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की बात कर ली, एवोगाड्रोस लॉ की बात कर ली, कैलकुलेट करने की बात कर ली। आर की वैल्यू एटीएम ये हो गया, वॉल्यूम इन सेंट ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया। ये एक वैल्यू रह गई, ये मैं अभी आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये वैल्यू रह गई थी, आर की वैल्यू इन प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, हमें बस जो है इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। हमें बचपन से पढ़ा रहे होते हैं, बचपन से मुराद जो हमारा केमिस्ट्री का बचपन होता है कि भाई 1 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी 1 टॉर के बराबर होता है। तो 760 टॉर जो है वो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होगा, राइट। और वॉल्यूम क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहा है। अच्छा, तो ये मैं ये ऊपर बात रह गई थी, यहाँ पे मैं लिख दूँ उसको, वैल्यू ऑफ आर व्हेन pressure is in millimeters of mercury, जो कि हमारे पास हो जाएगा 760। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और टॉर बराबर होता है। एंड वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास इन सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब 22.4 है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास 22.4 है ना, टू, एक मिनट, 22.4 टाइम्स 1000, ये हो जाएगा 22,400। ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल्स टू पी वी ओवर एन टी। पी आपके पास है 760, वी आपके पास है 22,400, मोल्स 1 रहेंगे और टेम्परेचर 273 ही रहेगा। तो ये हुआ 22,400 टाइम्स 760 डिवाइडेड बाय 273। तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 62,358.97। ठीक है, आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 62,358.97 और यूनिट इसका हमारे पास हो जाएगा मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी मोल केल्विन, या फिर जो है सेंटीमीटर क्यूब टॉर, जो भी आपने कहना है। तो ये हो गया पर मोल और केल्विन, ये हो गया हमारे पास इस बात का जिक्र।
ठीक है जी, ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी एंड इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात भी हमारे पास डिस्कस हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये किसी हद तक हमने बात कर दी। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैस फ्रॉम डेंसिटी। डेंसिटी से मोलर मास कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हमने आपसे बात करी कि जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है उससे आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी फर्दर आपको मास की बात बताती है। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके पास क्लियर कर रहे हैं इन बातों को। कहाँ है ये, सॉरी यहाँ पे। तो मोलर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी की मदद से। सही है, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर गिवन होना चाहिए। तो हमने आपसे ये बात भी डिस्कस कर ली, ये बात भी डिस्कस कर ली, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी बात है। ठीक है, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। अच्छा, जो आइडियल गैसेस होती हैं उनको आइडियल गैस क्यों कहा जाता है? गैसेस बिहेव आइडियली at high temperature and low pressure. High temperature and low pressure. Gases behave ideally at HTLP. अच्छा, उसके अलावा क्या बात होती है भाई? ये आइडियल बिहेवियर की बात ये होती है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होना भी बेसिकली आइडियल बिहेवियर ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स, कुछ भी कह लें आप। ये हमारे पास ये बात आ गई। अच्छा, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन। तो भाई एक बात आप पहले ये समझें कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों होगी। पहले मैं यहाँ पे एडिंग डाल दूं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। भाई डेविएशन क्यों होगी? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमने जितने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़े हैं, जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि ये आइडियल गैसेस के लिए पढ़े जाते हैं। तो वो गैस जो इन तमाम लॉज को स्ट्रिक्टली ओबे करती है उसको हम लोग आइडियल गैस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये तमाम जो ओबीडियंस है ये हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे होगी और अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी। ऐसी गैस को हमने आइडियल गैस को नाम दिया। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसी कोई भी गैस नहीं होती। रियल लाइफ में कोई भी गैस तमाम के तमाम गैस लॉज को हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, बिना किसी एक्सेप्शन के ओबे नहीं करती। रियल लाइफ में तो रियल गैसेस होती हैं जो कभी ओबे करती हैं, कभी ओबे नहीं करती। वही ह्यूमन बिहेवियर है। रियल गैसेस जो होती हैं वो गैस लॉज से या आप ये कह लें, सबसे पहले तो रियल गैसेस जो ना आइडियल बिहेवियर शो कर देती हैं कभी। अगर आप रियल गैसेस को इन कंडीशन पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रखें ना, तो उसमें हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अब वो गैसेस जो एक्चुअली तो रियल है लेकिन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं, वो गैसेस
डेविएशन भी शो करती हैं अगर आप उनका प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं और टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं. सो वी कैन से दैट रियल गैसेस डेविएशन शो करती हैं गैस लॉस से जब भी कभी हम जो है उनका प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर कम करें. क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर जैसे जैसे आप जो है कम करते हैं तो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वापस से सिग्निफिकेंट हो जाती हैं. क्योंकि पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे. लेकिन जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाती है. और यहाँ तक भी हो जाता है कभी कभार तो टेम्परेचर कम करने पर कि वो गैस लिक्विफाई हो गई. तो ये जो प्रॉपर्टी है रियल गैस की, ये बेसिकली आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करवाती है. तो हम इसके ऊपर वैसे तो तफसीली बात कर सकते हैं और आइडियल गैस के फिर जो है अपना डेविएशन के ग्राफ्स बना सकते हैं और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ डिस्कशन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हद तक है तो मैं इसको ज़्यादा लेके नहीं जाऊँगा. वरना जो है हमारे पास तो वैन डर वाल इक्वेशन भी पढ़ी जाती है. ठीक है, आप सब ने ही पढ़ी होगी, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा मैं कि कोई नई चीज़ मैं आप लोग के आगे रखूं. ठीक है, वो सब ने पढ़ी हुई होगी. ठीक है, तो ये भी एक हद तक क्लियर हो गया. मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये बात मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूं. अच्छा, डेविएशन के जो कॉजेज होते हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए. अच्छा, एक बात तो ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती आइडियल गैस में. दूसरा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये अजम्पशंस बांध के चलें कि भाई जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, वो पहली अजम्पशन क्या थी कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो आप ये तमाम की तमाम बातें जो ना लो प्रेशर पे रख सकते हैं. क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी जो वॉल्यूम होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. इसी तरीके से जो गैस मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है उसमें मैं ये कह दूं कि भाई ये भी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की हद तक ही जायज़ थी ये बात. जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख दूं, गैसेस शो ideal behavior at high temperature and low pressure. ठीक है जी. और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो आइडियल बिहेवियर क्या था? वो ये था कि वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल is negligible as compared to the total volume. और दूसरा ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन force of attraction or repulsion are negligible. अच्छा, if we
lower the temperature and increase the pressure, then फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा कि molecules will start coming closer to each other, coming closer to each other, so the volume of individual molecule and the force of attraction becomes significant. ये हमारे पास इसकी बात हो गई। तो फिलवक्त इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। फिर इंशाल्लाह अगर मौका मिला और ज़िंदगी रही तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड फेस के ऊपर बात करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।